गुड मॉर्निंग गर्ल्स। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी यानी चैप्टर नंबर 11 में एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। अब एक अच्छे वित्तीय विवरण के आवश्यक गुण कौन कौन से हैं, मतलब एक अच्छे वित्तीय विवरण में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए या कौन कौन सी अच्छाइयाँ होनी चाहिए जिससे हम उस वित्तीय विवरण को अपनाने के लिए तैयार हों। पहला है सिंप्लिसिटी यानी सरलता, है ना। हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, सरल होना चाहिए, जिसको हर एक व्यक्ति समझने में आसान हो, है ना। जैसे विवरणात्मक या व्याख्यात्मक रूप में अगर हम तैयार करेंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा, है ना। तो ये संख्याओं में होता है तो इजीली समझ में आ जाता है कि भाई इसकी एसेट कितनी है, लायबिलिटी कितनी है ना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, जो कि इजीली समझ में आए। देन सेकंड है कंपैरेटिबिलिटी, है ना, मतलब तुलनात्मकता, है ना। अब हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कैसा होना चाहिए, तुलनात्मक अध्ययन के लिए आसान होना चाहिए। अगर हमारा तुलनात्मक अध्ययन करना आसान होगा तो निश्चित सी बात है हम हमारे बिजनेस में, हमारी कंपनी में जो भी हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम क्या कर पाएंगे, कंपैरेटिव कर पाएंगे, है ना। मतलब हम कंपेयर कर पाएंगे कि लास्ट ईयर की तुलना में हमारे इस साल में हमको कितना फ़ायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। तो इससे हमको तुलनात्मक अध्ययन पता चल जाएगा, ठीक है। अब हमारा है कंप्लीटनेस यानी पूर्णता, ठीक है। कंप्लीटनेस, है ना, कंप्लीटनेस जो होती है इसमें पूर्णता होनी चाहिए, है ना। अब इसमें क्या है, हमारे वित्तीय विवरण में क्या होनी चाहिए, पूर्णता होनी चाहिए। मतलब हमारा वित्तीय विवरण कैसा होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, है ना, उसमें पूर्णता होनी चाहिए। अगर हमारा वित्तीय विवरण पूर्ण नहीं होगा तो हमको किसी भी चीज़ को समझने में आसानी नहीं होगी, है ना। फिर है अंडरस्टैंडेबिलिटी, है ना, बोधगम्यता। अब है बोधगम्यता यानी हमको हर चीज़ का बोध होना चाहिए, है ना। मतलब इतना कठिन भी नहीं होना चाहिए कि लोग उसको समझ नहीं पाए। मतलब एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी उसको क्या कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए, मतलब उस कंपैरेटिव स्टेटमेंट को समझ पाए, है ना, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ पाए। तो उससे क्या होगा, उसको समझ में आएगा तो निश्चित सी बात है हमारा काम आसान होगा। फिर है ऑथेंटिसिटी यानी यथार्थता। अब इसमें ऑथेंटिसिटी कितनी होनी चाहिए, यथार्थता होनी चाहिए, है ना। अब हमारे जितने भी वित्तीय विवरण हैं वो यथार्थ होने चाहिए, मतलब उस पर लोग विश्वास करें, एक्चुअल फैक्ट होने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि कानून की दृष्टि में हमने हमारे दायित्वों को पूरा करने के लिए हमने उसमें कोई गड़बड़ की है, या हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने कोई गड़बड़ करके कुछ फॉल्स दिखाए हैं उसके, है ना। ऐसा काम हमको नहीं करना है। तो इससे क्या होगा, लोगों को ट्रस्ट होगा तभी तो क्या होगा, लोग हम पर भरोसा करेंगे और कंपनी की पोजीशन अच्छी होगी। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इम्पोर्टेंस किस किस के लिए है ना, इसका महत्व है पर किस किस के लिए। पहले तो शेयर होल्डर्स के लिए है ना। अब शेयर होल्डर्स के लिए क्या है कि शेयर होल्डर्स को उनकी रुचि किस में रहती है। अब शेयर होल्डर है, आपने अगर किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए तो आपकी रुचि किस में रहेगी कि भाई मुझे लाभ कितना हुआ है ना। तो शेयर होल्डर्स की रुचि किस में होती है कि भैया उनको कितना लाभ मिला है। तो वो सबसे पहले लाभ की जानकारी लेते हैं कि भाई मेरे पास लाभ ज़्यादा होगा तभी तो वो क्या करेंगे, आगे कंपनी में इसमें क्या करेंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे, है ना। जहाँ से आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा आप वहीं पर क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे। तो उसी तरीके से शेयर होल्डर्स भी जहाँ इन्वेस्टमेंट उनको जहाँ पे अच्छा रिटर्न मिलेगा वो वहीं पर इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। दूसरे हैं हमारे डिबेंचर होल्डर्स, है ना। अब डिबेंचर होल्डर्स आपको सभी को पता है, डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलता है। तो निश्चित सी बात है अगर फाइनेंशियल पोजीशन किसी भी कंपनी की अच्छी होगी तभी वो क्या करेगा, इंटरेस्ट समय पे देगा, है ना। तो डिबेंचर होल्डर्स को समय पे अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो निश्चित सी बात है उसी कंपनी में क्या करेंगे, हमेशा अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, है ना।
फिर है फॉर इन्वेस्टर्स, निवेशकों के लिए भी इसका फ़ायदा है ना। अब इन्वेस्टर्स के लिए क्या फ़ायदा है कि जनरली निवेश करने वाले जो लोग रहते हैं, मतलब इन्वेस्टर्स रहते हैं, वो लाभ की मात्रा देखते हैं कि भाई इसमें लाभ कितना हो रहा है ना, और अंशों की वास्तविक मूल्य क्या है, उनका बाज़ार का मूल्य कितना है, या कंपनी ग्रो भी कर रही है या नहीं कर रही है ना। तो इन्वेस्टर्स इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही हमारी कंपनियों में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर ही किसी भी कंपनी में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का महत्व उन इन्वेस्टर्स के लिए भी है, ठीक है। फॉर बैंक्स है ना। अब हमारे बैंकों के लिए भी इसका महत्व है। बैंकों के लिए क्या महत्व रहेगा कि भाई बैंकों में हम क्या करते हैं, अलग अलग लेवल पर हम लोन लेते हैं या हमारी क्रेडिट फैसिलिटी हमको बैंकों से मिलती है। तो अगर हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट या किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा रहेगा तो निश्चित सी बात है उस कंपनी को इजीली क्या मिल जाएगा, क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाएगी, है ना। उस कंपनी की पोजीशन भी अच्छी रहेगी तो उसको इजीली कोई भी क्या कर देगा, निश्चित सी बात है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए कोई भी इनकार नहीं करेगा, ठीक है। और कोई भी बैंक उनको क्रेडिट फैसिलिटी देने से मना नहीं करेगी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर अपना 6 है फॉर गवर्नमेंट, सरकार के लिए भी है ना। अब सरकार के लिए क्या है, सरकार को अगर फाइनेंशियल पोजीशन सभी अधिकतर कंपनियों की पता रहेगी तो वो क्या कर पाएंगे, इनकम टैक्स है, अभी तो फ़िलहाल में इनकम टैक्स नहीं लगता है, नहीं इनकम टैक्स लगता है, तो इनकम टैक्स के ऊपर वो अपनी अलग अलग पॉलिसीज़ तैयार करेगी, प्लानिंग करेगी, है ना। और इसके साथ साथ हमको गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है ना, जैसे सेल टैक्स है और बाकी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो सारे हटा दिए गए हैं, उनकी जगह पे हमको क्या लगता है, जीएसटी, है ना। तो हमको गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है उसकी हमको जानकारी मिल जाएगी, उससे गवर्नमेंट को क्या रहेगा कि वो इजीली उसके हिसाब से उनको क्या करेगी, टैक्सेस को अप्लाई करेगी, है ना। अब इसके बाद बात करेंगे हम लिमिटेशंस, है ना, वित्तीय विवरणों की सीमाएं। अब वित्तीय विवरणों की कौन कौन सी सीमाएं, सबसे पहले लैक्स प्रिसिशंस, है ना, सूक्ष्मता का अभाव, प्रिसिशंस की कमी रहती है ना। अब इसमें क्या है, सूक्ष्मता का अभाव मिलता है, क्यों, क्योंकि ये जो कंपनी के स्टेटमेंट होते हैं ये बहुत ही लेंदी होते हैं, तो इसमें सूक्ष्मता का अभाव होता है, इसको हम छोटे लेवल पर कुछ भी नहीं समझा सकते हैं किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। फिर दूसरा है ओनली मॉनेटरी इन्फॉर्मेशंस इंक्लूड्स, इसमें सिर्फ हमारी मौद्रिक इकाइयों ही क्या होती है, इंक्लूड होती है, मतलब हम सिर्फ इसको मुद्रा में ही मापन कर सकते हैं, तो हम मौद्रिक तथ्यों को ही इसमें समावेश कर पाते हैं, सिर्फ हमको मुद्रा में यानी फिगर्स में ही चीज़ें हम इसमें इंक्लूड कर पाते हैं, तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। देन थर्ड है बेस्ड ऑन पास्ट इवेंट्स, इसमें हमारी भूतकालीन घटनाओं पर आधारित है, मतलब इसमें भूतकाल से रिलेटेड हमारी जितनी भी जानकारियाँ होती हैं वो सब हम इसमें दे पाते हैं, भविष्य से रिलेटेड हमको इसमें कोई भी जानकारी देने में हम अक्षम होते हैं, क्यों, क्योंकि भविष्य की कोई जानकारी हमको कैसे मिलेगी, क्योंकि भूत के आधार पर हम भविष्य की क्या कर पाएंगे, विवेचना कर पाएंगे, तो भविष्य हमको क्या करना है ये हमको कैसे पता चलेगा, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। देन पांचवा पॉइंट है आपका, फोर्थ पॉइंट है विंडो ड्रेसिंग, दिखावटीपन, है ना। अब इसमें क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमको एक सीमा, एक लिमिटेशन ये भी है कि इसमें दिखावटीपन भी दिखता है ना। अब दिखावटीपन इसलिए दिखता है क्यों, क्योंकि इसमें हर चीज़ जो है हमको संतुष्ट नहीं कर पाती है, अधिनियमों की बहुत सारी उपेक्षा की जाती है, तो इसमें हमको वास्तविकता की जगह क्या दिखता है, दिखावटीपन दिखता है ना। तो लिमिटेड स्कोप, इसमें क्या है, लिमिटेड स्कोप रहता है ना। अब इसमें लिमिटेड स्कोप क्यों रहता है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इन सब चीज़ों का लेखा इसमें नहीं होता है, तो इसका स्कोप कैसा रहेगा, सीमित रहेगा, है ना। 6 पॉइंट है लिमिटेड टाइम पीरियड, इसमें स्थायी समय अवधि जो होती है बहुत ही लिमिटेड होती है, मतलब इसका समय अवधि जो है बहुत ही लिमिटेड रहती है, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम में हमको जितना भी सत्य है वो उतने पर्टिकुलर समय में ही बताना होता है, तो उसके बाद की तिथि की असत्यता बताई जाती है, मतलब हमारे लिए स्थायी समय अवधि बहुत ज़रूरी है, समय अवधि के बाद में हम कोई काम इसमें नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
अब हम बात करेंगे, इसमें दो फॉर्म हैं, है ना। आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे पास में दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, जो शेड्यूल होता है, फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 2 में सेक्शन 129 में हमारी कंपनी एक्ट 2013 में इसमें हमारा फॉर्मेट दिया है। सबसे पहले हम लिखेंगे कंपनी का नाम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। इसमें है पर्टिकुलर नोट नंबर, फिगर एज एंड ऑफ करंट ईयर, इसमें करंट ईयर का आता है और साथ में प्रीवियस ईयर, ताकि हम इसको क्या कर सकें, कंपैरेटिव स्टेटमेंट इसका तैयार कर सकें, मतलब एक साल से दूसरे साल को हम कंपेयर कर सकें। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब हमारे जो ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन इन सेंस हमारी कंपनी में जो भी हमने काम किया है उसके थ्रू हमको कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो, प्लस अदर इनकम, हमारी दूसरी अदर सोर्सेज की कोई इनकम है तो वो, दोनों मिलाकर क्या हो जाएगी हमारी टोटल रेवेन्यू। अब इसके बाद बात करेंगे हम एक्सपेंसेस में हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, हमको कितना मटेरियल लगा, है ना, हमारा स्टॉक कितना था, है ना। फिर है चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, हमारी फिनिश गुड्स की इन्वेंट्रीज में कुछ चेंजेस आया है वो। वर्क इन प्रोग्रेस, है ना, हमारे स्टॉक में वर्किंग प्रोग्रेस में कुछ है हमारे पास स्टॉक। फिर है एम्प्लॉयज़ का बेनिफिट एक्सपेंसेस कितना है, या फाइनेंस कॉस्ट हमारी कितनी है, या फिर हमारा डेप्रिसिएशन कितना है, या अदर एक्सपेंसेस, ये सब मिलाकर हमारे क्या हो जाएंगे, टोटल एक्सपेंसेस काउंट होंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स, जो कि हमारा 3rd पॉइंट और 4th को माइनस करके आ जाएगा। कौन सा, टोटल रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस हमने माइनस किया तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शंस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। एक्सेप्शनल्स आइटम्स कौन कौन से हो गए अब हमारे पास में, ये, और साथ में प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तो ये कैसे आ जाएगा, 5 नंबर का कॉलम जो हमारा ये है, इसमें से हम हमारे एक्सेप्शनल आइटम माइनस कर देंगे तो हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ये आ जाएगी, ठीक है। इसमें से हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, जब हमने 7 नंबर की बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम माइनस कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हम टैक्स एक्सपेंसेस की बात कर लें। टैक्स एक्सपेंसेस में करंट टैक्स है और डिफर्ड टैक्स है, ये दोनों माइनस करेंगे। फिर है प्रॉफिट एंड लॉस, हमारा आ जाएगा कंटिन्यूइंग पीरियड का, 9 और 10 को माइनस करेंगे तो हमारा कंटिन्यू पीरियड का आ जाएगा। देन तो टैक्स एक्सपेंसेस हमारे ऑपरेशंस के आएंगे, ठीक। इसके बाद में हमारा जो 12 और 13 को हम माइनस करेंगे, ठीक है, प्रॉफिट, कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस और हमारा टैक्स जो है, टैक्स एक्सपेंसेस जो हैं वो माइनस करने पर हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस पीरियड आ जाएगा, ठीक है। ये 11 नंबर का प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन एंड इसका 15 नंबर, ठीक है। ये मिला करके हमारा क्या हो जाएगा, 14 नंबर ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। ये मिला के हमारा क्या आ जाएगा। इसके बाद में हमारे अर्निंग इक्विटी शेयर्स जो हैं, जो बेसिक और डाइल्यूटेड ये करेंगे तो ये हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का कंप्लीट होता है। तो आज के लिए हमारे सेशन को हम यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम आगे के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू गर्ल्स।